नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम पुनरावर्त ज्वर, मलेरिया, दुर्भिक्ष रोग, संक्रमण आदि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दुर्भिक्ष रोग, मलेरिया क्या है, इनके भेद क्या हैं, भयंकर मलेरिया संक्रमण रोग क्या है, मलेरिया के भेद क्या हैं, संक्रमण या मलेरिया की पहचान क्या है, दुर्भिक्ष रोग संक्रमण मलेरिया की चिकित्सा कैसे की जा सकती है, और इसके साथ ही इस दुर्भिक्ष रोग संक्रमण मलेरिया आदि से कैसे हमको निजात मिल सकती है, आपको हम विस्तार से इस एपिसोड में बताएंगे। जो भाई इस विषय को ध्यान से सुनेंगे वे सदा सुखी और स्वस्थ रहेंगे और अपने इष्ट मित्र, सगे संबंधी और भाई बंधु आदि की भी भलाई मौके पर कर सकेंगे। बुखार कई कारणों से होता है और उसके नाम अनेक हैं, जैसे मियादी ज्वर या मोतीझरा, सन्नीपात, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, निमोनिया, गर्दन तोड़ ज्वर, यक्ष्मा, तपेदिक, जहरीला जो फोड़े आदि के कारण होता है, औषधिक जो इंजेक्शन के बाद या विष के बाद होता है, और मलेरिया आदि। भयंकर मलेरिया, संक्रमण रोग, दुर्भिक्ष रोग, इनमें हमारे देश में कई नामों से बोध होता है, जैसे विषम ज्वर, जूड़ी ताप, एकात्रा, तिजारी, चौथिया, पारीवाला, जड़ैया यानी जाड़ा देकर आने वाला ज्वर, मलेरिया। जिस साल बरसात अधिक होती है उस साल मलेरिया का जोर देश में बढ़ जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व लगभग 10 करोड़ लोगों को यहाँ मलेरिया प्रतिवर्ष सताता था और लगभग 20 लाख से अधिक व्यक्ति इससे मरते थे। मलेरिया संक्रमण और दुर्भिक्ष रोगों से होने वाली मृत्यु संख्या के आधार पर अर्थशास्त्रियों ने यह भी हिसाब लगाया है कि इस महा बीमारियों के कारण अपने देश का कई लाख करोड़ रुपया बर्बाद हो जाता है। मलेरिया रोग से हमारे देश की खेतीबाड़ी को भी बड़ी क्षति होती है। बेंटले नामक एक अंग्रेजी विद्वान का कहना है कि मलेरिया और दुर्भिक्ष रोग के कारण हिंदुस्तान के ग्रस्त क्षेत्रों और पश्चिमी बंगाल में 58 से 60% एकड़ जमीन खराब हो जाती है। इतना ही नहीं, देश की जनसंख्या के प्रत्येक आदमी के औसत सालाना 14 दिन बेकार हो जाते हैं और वे काम नहीं कर पाते। मलेरिया संक्रमण रोग, दुर्भिक्ष रोग क्या है? पहले बुखार को गंदी हवा से उत्पन्न होने वाला रोग समझा जाता था, क्योंकि मलेरिया शब्द का अर्थ ही है गंदी हवा। पर सन 1898 में सर रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया कि वास्तव में मलेरिया या संक्रमण बुखार एक प्रकार के कीटाणुओं द्वारा होता है जो एनाफेलिस जाति की मच्छरी के द्वारा फैलता है। ये कीटाणु दूरबीन के द्वारा अच्छी तरह देखे जा सकते हैं। एनाफेलिस मच्छरी जब गर्भवती होती है तब वह प्राणियों का रक्त चूसती है। खून चूसने के लिए जब वह काटती है तब काटे हुए स्थान में पहले अपना कुछ थूक उगलती है। इससे वहां का खून पतला हो जाता है और उसे चूसने में आसानी हो जाती है। उसके उगले हुए थूक के साथ ही मलेरिया के कीटाणु मनुष्य के खून में आ जाते हैं और संक्रमण फैल जाता है और रक्त के कण कण को अंदर ही अंदर खाकर ये बढ़ने लगते हैं। इन कीटाणुओं में स्त्री या पुरुष का भेद नहीं होता, बल्कि ये स्वयं ही बीच में भाग टुकड़े होकर अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। जब इस तरह से बहुत से बच्चे हो जाते हैं
और रक्त कण अंदर से खोखला हो जाता है, तब ये टूट जाते हैं और कीड़े बाहर निकल पड़ते हैं और फिर इनमें से प्रत्येक पुनः एक एक लाल रक्त कण में चिपट जाते हैं। जब जब ये कीटाणु लाल रक्त कणों से ज्वार भाटे की तरह बाहर निकलते हैं, तब ही मलेरिया बुखार या संक्रमण हो जाता है। मलेरिया संक्रमण के भेद, इन कीटाणुओं की भी कई जातियां होती हैं। रक्त कणों से चिपटकर फिर बाहर निकलने की अवधि इनमें से प्रत्येक की अलग अलग है। कोई 24 घंटे में, कोई 48 घंटे में और कोई 72 घंटे में बाहर निकलते हैं। इसी हिसाब से बुखार की पारी में भी अंतर हो जाता है। 24 घंटे के अंतर से बाहर निकलने वाले कीटाणु एक तरह से, यानी एक दिन के अंतर से या दूसरे दिन आने वाले बुखार उत्पन्न करते हैं। 48 घंटे के अंतर से बाहर निकलने वाले कीटाणु दुर्भिक्ष रोग तीसरे दिन आने वाला यानी तिजारी बुखार उत्पन्न करते हैं। 72 घंटे के अंतर से बाहर निकलने वाले कीटाणु चौथे दिन आने वाला यानी चौथिया बुखार उत्पन्न करते हैं, जिसका उपाय पूर्व में बता दिया गया है। इस प्रकार बुखार का दौरा अंतर से या पारी से आने के कारण ही मलेरिया को अंतरा या पारी वाला बुखार भी कहते हैं। मलेरिया बुखार की साधारणतः यही पहचान मानी जाती है कि पारी वाले दिन तो यह एकदम बहुत तेज चढ़ जाता है और अंतर वाले दिन एकदम उतर जाता है। बहुत अधिक घटने बढ़ने के कारण ही इसे विषम ज्वर भी कहते हैं, परंतु इसमें धोखा भी हो जाता है। बात यह है कि इक्तरा, तिजारी, चौथिया के कीटाणुओं से रोज आने वाला, दिन में 2 बार चढ़ने वाला या मियादी बुखार की तरह बराबर रहने वाला बुखार भी हो, जैसे इक्तरा बुखार के कीटाणुओं ने 2 दिन तक लगातार रोगी के शरीर में प्रवेश किया है, तो आज प्रवेश किए हुए कीटाणु उससे 13वें दिन बुखार उत्पन्न करेंगे और कल प्रवेश किए हुए कीटाणु कल से 13वें दिन बुखार उत्पन्न करेंगे। यदि मच्छर के काटने से कीटाणु कई दिन तक खून में प्रवेश करते रहें तो मियादी की तरह लगातार रहने वाला बुखार हो सकता है, पर इसकी कोई म्याद नहीं होती। यह बहुत खतरनाक होता है और यदि समय पर उचित दवा नहीं दी गई तो रोगी को काल के मुख में प्रवेश करते भी देर नहीं लगती है। ऐसी अवस्था में ठीक निश्चय के लिए खून की जांच करवा लेना चाहिए। कभी कभी मलेरिया अथवा अन्य संक्रमण के दुर्भिक्ष रोग के कीड़े दिमाग में घुस जाते हैं और पागलपन, बेहोशी आदि भयंकर लक्षण प्रकट होकर रोगी की मृत्यु हो जाती है। मलेरिया आदि के कीटाणु जब आंतड़ियों में पहुंचते हैं तब वह ठीक हैजा जैसा रूप धारण कर लेते हैं, किंतु हैजा में बुखार नहीं रहता है और इसमें बुखार होकर फिर कई दस्त होने लगते हैं। ये ही कीटाणु जब यकृत पर आक्रमण करते हैं तब रोगी को उल्टी होने लगती है, यहाँ तक कि मुंह से खून भी आने लगता है। कभी कभी काला पेशाब भी होता है। ये सभी लक्षण रोगी के मृत्यु के हैं। मलेरिया आदि मलेरिया आदि दुर्भिक्ष रोगों की पहचान। एनाफेलिस मच्छरी के काटने से खून में कीटाणुओं के प्रवेश के लगभग 1.5-2 सप्ताह बाद बुखार चढ़ जाता है। 2 दिन पहले से ही सुस्ती और बेचैनी मालूम होती है। कभी कभी बदन भी टूटता है। नीचे लिखी अवस्थाएं अक्सर देखने में आती हैं। पहला, झुरझुरी या कपकपी। जाड़ा लगकर आने के कारण ही मलेरिया को जाड़ा, बुखार, जड़ैया, शीत ज्वर कहते हैं। जूड़ी चढ़ने से 1 घंटा पहले रोगी को इतने जोर का जाड़ा मालूम पड़ता है कि घर भर के कपड़े ओढ़ने से भी वह नहीं जाता। कभी कभी यह जाड़ा बहुत हल्का आता है और जरा
सी कपकपी लगकर ही खत्म हो जाता है। यद्यपि रोगी को जाड़ा लगता है, लेकिन भीतर ज्वर बढ़ने लगता है। सिर में दर्द, बेचैनी, जी मिचलाना आदि उपद्रव होने लगते हैं। यह अवस्था 1.5-2 घंटे रहती है। दूसरी पहचान तेज बुखार। कपकपी के बाद तेज बुखार चढ़ता है। यह ज्वर 5-6 डिग्री तक बढ़ जाता है। रोगी का चेहरा और आंखें लाल हो जाती हैं और गला सूखने लगता है। सिर दर्द बढ़ जाता है और किसी किसी को कैबी होती है। तीसरी पहचान पसीना और उतार पसीना इतना आता है मानो पानी बदन से छू रहा हो, बह रहा हो। प्यास खूब बढ़ जाती है। 4-5 घंटे बाद ज्वर उतर जाता है। रोगी को सुस्ती और नींद आने लगती है और तमाम तकलीफ या तो बिल्कुल हल्की पड़ जाती है या थोड़े समय के लिए, जब तक फिर ज्वर ना आवे, मिट जाती है। बुखार उतरने के बाद रोगी अपने को बिल्कुल चंगा समझने लगता है, परंतु यदि ठीक दवा के द्वारा इन संक्रमित कीटाणुओं को नष्ट ना कर दिया गया तो ये दूसरी बार और भी अधिक संख्या में रक्त कणों से बाहर निकलकर रोगी को और भी बुरी दशा कर देते हैं। इन कीटाणुओं के जहर को साफ करने के लिए तिल्ली और जिगर को बहुत काम करना पड़ता है। मलेरिया संक्रमण और दुर्भिक्ष रोगों की चिकित्सा बड़ी बीमारियों से अधिक रोग मरते हैं, कम अच्छे होते हैं। छोटी बीमारियों से अधिक रोगी अच्छे होते हैं, कम मरते हैं। मलेरिया बड़ी बीमारियों की गिनती में है। कैसा भी संक्रमण, दुर्भिक्ष रोग, क्योंकि सबसे अधिक मृत्यु इन्हीं रोगों से होती है। इसकी चिकित्सा की चेष्टा भी हजारों वर्षों से होती रही है। पहले के वैद्य मलेरिया संक्रमित दुर्भिक्ष रोगों से ग्रसित रोगी को जुलाब देकर कुटकी, चिरायता, गिलोय आदि से इलाज करते थे। फिर बाद में तुलसी, करंज बीज, संखिया आदि से इलाज में और भी उन्नति हुई। जब से कुनैन चली तब से मलेरिया का इलाज और भी अच्छा होने लगा, परंतु कोई भी दवा ऐसी रामबाण सिद्ध नहीं हुई जो मलेरिया संक्रमित रोग या दुर्भिक्ष रोग को जड़ से नेस्तनाबूद करके रोगी को एकदम निरोगी करने का दावा कर सके। क्योंकि इलाज में ही वही दवा है क्योंकि इलाज में वही दवा अधिक लाभ करती है जो रोग के कारण को मिटाए और साथ साथ शरीर की शक्ति को भी बढ़ाए। मलेरिया जैसे संक्रमित दुर्भिक्ष रोगों से बचाव का उपाय रोग के कारण को जानकर यदि उससे बचा जाए तो रोग नहीं होता। मलेरिया आदि दुर्भिक्ष रोग का कारण उसके कीटाणु और कीटाणुओं का एनाफेलिस मच्छरी द्वारा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के पास पहुंचना है। इसका क्रम इस प्रकार है। मलेरिया दुर्भिक्ष अथवा संक्रमित रोगी को किसी एनाफेलिस जाति की मच्छरी ने काटा और उसका खून चूस लिया। उस खून के साथ मलेरिया के कीटाणु, दुर्भिक्ष रोगों के कीटाणु संक्रमित होकर मच्छरी के पेट में चले गए। मनुष्य के खून में ये कीटाणु मैथुन नहीं कर सकते, परंतु दुर्भिक्ष रोग मच्छरी के पेट में जाकर ये मैथुन करके अपना वंश जारी रखते हैं। पर इस मैथुन से उत्पन्न बच्चों में मैथुन करने की योग्यता नहीं होती। अभी उनमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता। मच्छरी के काटने से जब ये मनुष्य के खून में जाते हैं तब बीच में से भाग 2 टुकड़े होकर बढ़ने लगते हैं। कुछ पीढ़ियों के बाद इनमें स्त्री पुरुष का भेद होता है और तब एनाफेलिस मच्छरी के पेट में जाकर ये वंश जारी रखते हैं। इस प्रकार मलेरिया के संक्रमण और दुर्भिक्ष रोग कीटाणुओं को
वंश परंपरा जारी रखने के लिए एनाफेलिस मच्छरी और मनुष्य दोनों आवश्यक हैं। यदि एनाफेलिस मच्छरी के शरीर में मलेरियाणु ना हो और जिस मनुष्य को वह काटे उसके शरीर में भी मलेरियाणु ना हो तो मलेरिया नहीं पैदा होगा। किसी प्रकार का दुर्भिक्ष रोग या संक्रमण नहीं होगा। पर यदि किसी एक के भी रक्त में ऐसे कीटाणु हुए तो यह अनेकों को फैल जाता है। इसलिए संक्रमित रोगियों के शरीर से कीटाणुओं को जल्दी से जल्द नष्ट कर देना चाहिए। मलेरिया से बचाव का एक सबसे अच्छा तरीका है कि रहा मच्छर अंदर तो दो तरह से यह काम हो सकता है। एक तो मच्छर से बचा जाए, दूसरे मच्छर नष्ट किए जाएं, कीटाणु नष्ट किए जाएं, उनको पैदा ना होने दिया जाए, आगे संक्रमण को बढ़ने ना दिया जाए। यद्यपि मलेरिया आदि के कीटाणु सिर्फ एनाफेलिस जाति की मच्छरी में ही पनपते हैं, पर हर आदमी उसकी पहचान कर सके यह कठिन है। इसलिए मच्छर आदि से बचने के लिए, संक्रमण से बचने के लिए, दुर्भिक्ष रोगों से बचने के लिए यह उपाय अवश्य करें। पहला, किसी भी प्रकार का कीटाणु ना काटे, इसके लिए मोटा कपड़ा और मोजे जूते पहनना अच्छा है। रात में मच्छरदानी लगाकर सोना अति उत्तम है। मच्छरदानी ना हो तो कपड़ा सिर से पैर तक ओढ़कर और जैसे बुरके से सांस लेने का छेद होता है वैसा छेद सांस लेने के लिए रखकर सो सकते हैं। सरसों का तेल बदन में लगाकर सोने से भी मच्छर या किसी भी प्रकार के कीटाणु नहीं काटते हैं, पर तेल काफी तादाद में लगाना पड़ता है। मच्छर अंधेरे कोने में सामान के पीछे बहुत छिपे रहते हैं। वहां धूप जलाने से या लकड़ी या फूस के साथ गंधक का धुआं देने से ये कीटाणु मच्छर आदि भाग जाते हैं। दूसरा उपाय, सभी मच्छर बरसात में अधिक अंडे देते हैं। खासकर मलेरिया के मच्छर अंडा देने के लिए साफ पानी पसंद करते हैं, जो कि उन्हें बरसात में मिलता है। इसलिए रहने के स्थान के आसपास जो छोटे गड्ढे हों उन्हें तो मिट्टी से भर देना चाहिए और जो बड़े हों उनका पानी नाली खोदकर निकाल देना चाहिए। तीसरा उपाय, पीक आदि कई प्रकार की मछलियां मच्छरों के बच्चों को खाना पसंद करती हैं, अतः उन्हें तालाबों में न पालें। चौथा उपाय, घर की छत पर टूटी हुई टीन, बर्तन, फूल के गमले आदि में पानी जमा न होने दें। पांचवा उपाय, बस्ती के आसपास बीहड़, घास या झाड़ी आदि नहीं रहनी देनी चाहिए, क्योंकि इसमें कीटाणु बहुत जल्दी पनपते हैं और इनमें छिपते हैं। छठवां उपाय, निवास स्थान के आसपास दूसरे पेड़ पौधे नहीं लगाना चाहिए, पर तुलसी के पौधे लगाने से किसी भी प्रकार के संक्रमण या मलेरिया या दुर्भिक्ष रोगों का डर नहीं रहता है और इन दुर्भिक्ष रोगों से बचाव होता है। इस ज्वर की ऋतु अक्टूबर नवंबर मास में लगभग भाद्रपद व आसोज मास में प्रायः आती है। इसमें प्रथम शीत लगती है, पश्चात उष्ण ज्वर आता है, पश्चात पेशाब निकलकर उतर जाता है। इस रोग का कारण एक प्रकार का विष है। विष अर्थात जंतु के रक्त में बढ़ जाने से मलेरिया आदि कीटाणु ज्वर उत्पन्न होता है। जिस मनुष्य को मलेरिया ज्वर आया हो, उसको मच्छर काटते हो, उसका रक्त चूसकर वह कीटाणु दूसरे स्वस्थ मनुष्य को काटता है। वह विषाक्त रक्त दूसरे मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। कुछ समय बाद वह विष उस मनुष्य के शरीर में फैलता है और ज्वर उत्पन्न कर देता है। इस ज्वर को तुरंत मिटाने का प्रयास न किया गया तो वह प्लीहा और यकृत में वृद्धि कर देता है, जिससे
अन्य बहुत नुकसान कर अंत में पांडु रोगी होकर रोगी मरने की स्थिति में चला जाता है। मलेरिया जैसे संक्रमण रोगों के लक्षण जाड़ा देकर बुखार का आना और पसीना होकर उतरना मलेरिया आदि का साधारण लक्षण है। रोगी को कपकपी या जाड़ा लगकर तेज बुखार आता हो, सिर तथा हाथ पैर में दर्द होता हो, बमन भी हो जाती हो, कुछ घंटों बाद खूब पसीना आता हो और बुखार हल्का हो जाता है। मलेरिया संक्रमण के लक्षण जाड़ा देकर बुखार का आना और पसीना होकर उतरना मलेरिया संक्रमण का साधारण लक्षण है। रोगी को कपकपी या जाड़ा लगकर तेज बुखार आता है, सिर तथा हाथ पैर में दर्द होता है, बमन भी हो जाती है, कुछ घंटे बाद पसीना खूब आता है और बुखार हल्का हो जाता है। सिर पीड़ा, मिचली, ऐंठन आदि इसके कष्टदायक कारण हैं। इकतरा, तिजारी, चौथिया आदि इसके विभिन्न रूप हैं। मलेरिया के संक्रमण से बचने के उपाय। यह रोग मच्छरों द्वारा फैलता है, इसलिए मकान के आसपास गंदा पानी इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए। इससे मच्छर आदि दुर्भिक्ष रोग पैदा होते हैं। यदि ऐसा पानी इकट्ठा हो जाता है तो उस पर मिट्टी का तेल छिड़क देना चाहिए। ध्यान देने योग्य बातें। पहली कि गंदी जगह को साफ करते रहना चाहिए। दूसरा, मकान में सूर्य का प्रकाश काफी मात्रा में आना चाहिए। तीसरा, हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। चौथा, मुंह, गर्दन, हाथ और पांव व सारे शरीर में सरसों का तेल या मच्छर भगाने वाली दवा लगाकर सोना चाहिए। इन दवाओं को लगाने से मच्छर, दुर्भिक्ष रोग आदि संक्रमित रोग हो नहीं पाते। शमनोपाय। इस ज्वर को मच्छर या कीटाणु एक दूसरे मनुष्य के शरीर में फैलाते हैं, अतः ये कीटाणु घर में न होने पाए ऐसा उपाय करें। किसी तस्सल में सूखे नीम को जलाकर उसका हर कमरे में धुआं करें। नंबर 1, पटोल पत्र, मोथा, गुड़ची, अड़ूसा की छाल, धनिया और चिरायता, इन द्रव्यों की उकाली पीने से मलेरिया आदि संक्रमित ज्वर उतर जाते हैं। दूसरा, चिरायता, कूठ, मोथा, परपट एवं गुड़ची का क्वाथ पीने से अत्यंत लाभ होता है। तीसरा उपाय, निर्गुंडी का पत्र 1 तोला खूब बांटकर बारीक कपड़े में बांध लें। ज्वर की शीत लगने से पूर्व 4 घंटे तक सूंघें। उसके बीच में थोड़े थोड़े समय उस पोटली को निचोड़कर उसकी 4-5 बूंद नाक में डालें तो इससे संक्रमण और ज्वर रुक जाता है, समाप्त हो जाता है। यह प्रयोग साधारण एवं उत्तम है। चौथा, काकच यानी पाड़ल और काली मिर्च बराबर लेकर कूट लें और कपड़े से छानकर उसको निर्गुंडी पत्र के रस में 2 प्रहर यानी 6 घंटे खरल करके उड़द के दाने के बराबर गोली बना लें। उस गोली को 2-2 घंटे में 1-1 गोली दें, मलेरिया ज्वर समाप्त हो जाता है। 5वां, जिसके ज्वर में कब्जियत रहती हो तो उसको जुलाब की गोली लेने के बाद उक्त गोली लेवें। 6वां, पाड़ल, मिर्च एवं नीम की निबोली का बीज या सभी बराबर लेकर कूटकर तुलसी पत्र के रस में 6 घंटे खरल कर उड़द के बराबर गोलियां बनावें। उस गोली को 1-1 घंटे में या 2-2 घंटे में 1-1 गोली देने से संक्रमण, ज्वर, मलेरिया आदि समाप्त हो जाता है। 7वां, हर्र, आंवला, पीपल, चित्रकमूल, सेंधा नमक, इन 5 द्रव्यों का संभाग ले कूटकर छानकर उसमें 4 से 8 रत्ती तक दिन में 2-3 बार गुनगुने पानी से देने से
मलेरिया आदि संक्रमण ज्वर समाप्त हो जाते हैं। 8वां, मदार की जड़, दूधा पत्ती, फल फूल, यह पंचांग, इसको भूलें नहीं, इसका प्रयोग हमेशा करें, यह बहुत रामबाण है। 9वां, एक गोली सुबह खाए तो मलेरिया आदि रोग, तत्काल संक्रमण रोग, दुर्भिक्ष रोग इससे समाप्त हो जाते हैं। 10वां, फिटकरी का फूला पतासे में रखकर गर्म पानी से निकल जाएं, दिन में 3 बार लें, तुरंत लाभ होगा। 11वां रामबाण उपाय, काली मिर्ची, तुलसी का पत्ता, सौंठ का टुकड़ा। काली मिर्ची 11, तुलसी पत्ता 11, सौंठ के टुकड़े 2, छोटी पीपल 1, इनका काढ़ा पिएं तो बुखार, मलेरिया, संक्रमण आदि रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।